बेटा लास्ट बताओ क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर ली थी हमने। अच्छा, एक लास्ट वाला पेज दिखा दो एक बार मुझे ना, कहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करना अभी है ना? ठीक है। ये आवाज जा रही है पीछे? नहीं है ना? हाँ, अब देखो वो स्पीकर्स में से आ रही है, मतलब ठीक है ना? धीरे बोलूं तो आ जाएगी? नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है कि कोई नेचुरली इतना लाउड बोलता है कि आपको आवाज़ दो बार आएगी, है ना? या एक होता है कि मैं इतना धीरे बोलूँगी आपको वैसे, उसके बीच में कहीं रख लेते हैं, ठीक है ना? तो दोनों काम चल जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लिया था। हमने कहा था कि एक रीजन या स्पेस जिसमें किसी चार्ज को रख दिया जाए तो दूसरे चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं अट्रैक्शन नहीं यार, रिपल्शन भी तो हो सकता है, दोनों होते हैं ना उसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट चार्ज, ये बात ठीक है ना? तो उस रीजन या स्पेस अराउंड द चार्ज को हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी हमने लिखी थी, जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बोलेंगे हम उसको, ठीक है ना? यानी हमने कहा कि यहां एक चार्ज रखा है, तो अभी तक कूलम्स लॉ से हमें समझ में आ गया है कि फील्ड कहां ज्यादा स्ट्रांग होगी, पास में, और कहां वीक होगी, दूर। तो अगर कोई दो पॉइंट हैं जो अलग अलग डिस्टेंस पे हैं किसी चार्ज से, और आपसे पूछा जाए कि फील्ड स्ट्रांग या वीक कहां है, तो उसके लिए हमें कोई नंबर चाहिए होगा एक्सप्रेस करने के लिए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड की स्ट्रेंथ या फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो प्रोसेस समझते हैं। ये तो हो गया चार्ज, केमिस्ट्री क्लास थी क्या इससे पहले? अच्छा, ड्राइंग बनी होगी उसमें तो खूब, है ना? हाँ, तभी तो। और कम हो गया क्या? अच्छा, पेंसिल ही चल रही है अभी तक, ठीक है, मैं समझ गया। अब ठीक है। ये वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? P का। किसके रेस्पेक्ट में? Q। अब ध्यान देना, देखो P इज अ पॉइंट, Q इज अ चार्ज, ठीक है ना? जब तक हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, दोनों क्या होते थे? चार्जेस होते थे। लेकिन यहां P इज अ पॉइंट इन स्पेस, Q इज द चार्ज जिसने क्या क्रिएट की हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। R वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज। यहां तक क्लियर है? अब किसी ने पूछा कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको हम वेक्टर सिंबल दे देते हैं, EP वेक्टर। नाउ व्हाट इज EP वेक्टर? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये सब अपने वर्ड्स में लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ना? चलो समझो। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें अगर कोई चीज़ को टेस्ट करना हो, है ना, कि क्या स्टेटस है अभी, तो हम क्या करते हैं? कुछ तरीकों का यूज़ करते हैं। जैसे अगर कुकिंग करते हुए हमें देखना हो कि जो पैन है, तवा है, वो प्रॉपरली गर्म हुआ है नहीं, तो क्या करते हैं? हम पानी ऐसा छींटा मारते हैं, उसे पानी छिड़क देते हैं। फिर क्या होता है? आवाज़ आती है। आवाज़ निकाल भी रहा कोई यहाँ से, ठीक है, ठीक है। आवाज़ पे तो हम उतना रिलाई नहीं करते। क्या करते हैं एग्जैक्टली? देख क्या होते हैं? पानी वेपराइज हो जाना चाहिए, ये क्राइटेरिया है क्या? नहीं, पानी तो छोटे मोटे गर्म तवे पे भी वेपराइज हो जाता है। अच्छा खासा गर्म हो जाए तो कुछ और ही हो रहा होता है। क्या?
हाँ हाँ, पानी का एक छोटा सा ड्रॉप बन जाती है, एकदम राउंडेड, और वो सरफेस पे डांस करने लगती है, होता है ना, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो इसको लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। उसका गूगल करोगे तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, 10-15 मिनट लगा लेना उसमें। लेकिन पॉइंट समझना क्या हुआ, वो जो नाचती हुई पानी की बूंदे है ना, हमारे लिए एक तरीके का हम कहेंगे टेस्टिंग एजेंट है, जो हमें टेस्ट करके बता रहा है कि तवा प्रॉपर्ली गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो यहां भी पी पॉइंट पे कितनी फील्ड है बताने के लिए हम किसी टेस्टिंग एजेंट का यूज करते हैं, उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसको डिनोट करेंगे क्यू नॉट से। इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। इसका रीजन है समझना, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सही बताता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो चार्ज से अवे जाती हुई होगी, नेगेटिव की है तो वो टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करेगी, नेगेटिव होगा तो रिवर्स हो जाएगा। इसलिए टेस्ट चार्ज शुड ऑलवेज बी कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। वैल्यू मैटर नहीं करती, नेचर मैटर करता है। तो आपने इस टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया। अब अपने आप से पूछा कि इसको जो फोर्स लग रही है, बताओ क्या लग रही है? के नहीं, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप ये सही है ना। आर वेक्टर लिखोगे तो आर क्यूब आ जाएगा। उतना हम कर चुके हैं, उतना कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो ये फोर्स हमने ठीक लिखी है, सबको क्लियर है? यहां तक नोट कर लो, फिर बात करते हैं, है ना। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, बस वो समझनी है हमें, तो है ना। ये पेन के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है क्या यार? अनयूजुअली अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है इससे, जिसकी मुझे आदत नहीं है ना। मुझे कुछ अपना सा नहीं लग रहा है यहाँ। क्या करूं कि वापस मेरी हैंडराइटिंग गंदी हो जाए? हैं? ये कर दूं? नहीं, चलो देखते हैं ना, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। बेटा समझो, देखो ना, समझो, ऐसे सोचो, हमारे दो दोस्त हैं, एक हमेशा सच बोलता है और एक हमेशा झूठ बोलता है। तो अगर हमें किसी जगह भेजना हो कि जब पता करके वहां क्या चल रहा है, तो किसे भेजना प्रेफर करेंगे? सच बोलने वाले को, है ना। वरना हमें क्या करना पड़ेगा, हम झूठ बोलने वाले को भेज सकते हैं, बट वो जो भी कहेगा उसका क्या सच होगा? ऑपोजिट सच होगा। ये बात ठीक है ना, वो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वी कुड हैव यूज्ड अ नेगेटिव चार्ज, बट प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव चार्ज फोर्स एक इनवर्स फॉर्म में बताता है हमें। पॉजिटिव से वो अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव से वो रिपेल होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की अवे जाती हुई होती है और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स आती हुई होती है। तो यहां सच कौन बताएगा? पॉजिटिव चार्ज ही बता पाएगा। वी कुड हैव यूज्ड अ नेगेटिव चार्ज, बट फिर हमें उसका रिजल्ट लिख के माइनस साइन अपने से लगाना पड़ता है। यही रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये लिख लिया हमने ना। अब एक डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है? लिखो देखो सब लोग, इसको मैं एफ पी लिख देता हूं। ये कौन से पॉइंट पे फोर्स है? पी पॉइंट पे ना। लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू, किसकी वजह से? ये चार्ज क्यू, ड्यू टू चार्ज क्यू is defined as the force per unit charge, the force per unit charge experienced by a test charge, experienced by a test charge supposed to be kept at, कहां पे? पॉइंट P, supposed to be kept at पॉइंट P। लिख लिया सबने ना। अब इसको समझना,
पॉइंट पी पे अगर आप अज्यूम कर लें, आपको एक्चुअली रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अज्यूम कर लें कि आपने वहां ले जाकर क्या रख दिया है, एक टेस्ट चार्ज, उसको जो फोर्स लग रही है उसे पर यूनिट चार्ज टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। वो कैसे करेंगे? अगर हमारा टेस्ट चार्ज 10 यूनिट का है, 10 कूलम थोड़ी देर के लिए मान लो, होता नहीं है बट मान लो, तो फोर्स को किससे डिवाइड कर दें? 10 से। 5 का है तो, 2 का है तो, 1 का है तो, मत करो, 1 ही है ना यार फिर तो, ठीक है ना, सही है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारा ई वेक्टर है वो है, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, बस। मैं बनाना तो हेक्सागन चाह रहा था बट नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, चलो ये है ना। तो आज से ये क्या है? अरे नहीं, आज से ये अंदर क्या है इसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। लिखो फिर इसमें एट और ड्यू टू वाली बात क्लियर कर लेते हैं ना। अभी तक हम लोग फोर्स लिखा करते थे जिसमें कितने चार्ज अपीयर होते थे? Q1 Q2 दो। अब से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसमें सिर्फ कौन अपीयर होगा? जिसकी वो फील्ड है, एक चार्ज, ठीक है ना। तो आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया करो कि हमने पी पर क्या रखा हुआ है? एक 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसे ही अज्यूम कर लो। उसको जो फोर्स लगनी चाहिए न्यूमेरिकली वही क्या है? उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूमेरिकली नॉट डायमेंशनली। इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशनली क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स में और फील्ड में फर्क किस बात का है? फोर्स न्यूटन में मेजर होती है, फील्ड न्यूटन पर कूलम में। बट जस्ट टू विजुअलाइज इट एज अ फोर्स, अगर आपको किसी पॉइंट पे क्या बतानी है? फील्ड, तो वहां क्या रखा हुआ मान लें? +1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा हुआ मान लें, और अपने आप से पूछें इसके ऊपर लगने वाली फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। 1 को 1 की तरह ही पुट करें, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। कर पाएंगे क्या? ठीक है ना। दूसरी एक बात, फील्ड हमेशा किसी की होती है, कहीं पे होती है, किसी की कहीं पे, ठीक है ना। किसी क्लास में मैंने इसका मराठी अनुवाद पूछा था, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कहीं पे था कछावर, ठीक है क्या? एकदम मुझे गलत बता दिया किसी ने? नहीं, गलत बताया। कहीं पे, जहां पे, मतलब जहां पे को क्या बोलेंगे? कहीं पर, कहीं पर, कहीं पर, बस कोठे। ये कौन बता गया मुझे? कशावर क्या होता है फिर? किसी के ऊपर, ऑन समथिंग, ओके, ऑन, अच्छा। एट नहीं, एट के लिए क्या होगा? ओके, अच्छा, उसके ही प्रोनाउन गलत हैं जिसने मुझे। और ड्यू टू विच का क्या होगा? किसकी वजह से? एक कोई बोलो यार। कशा मुड़े, राइट ना? ओके, तचा, अब यार मुझे बाद में लिख के बताना है ना, है ना, ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ ऐसे ना, मुझे पता नहीं क्या बता दिया उसने ना, ऐसे करके। मैं तब से सोच रहा हूँ, मैंने 2 वर्ड सीख लिए, है ना। बिसाइड जो भी हम बोर्ड पे लिखा रहता है शहर में, है ना, कि मेरी मराठी का लेवल क्या था कि ये थे कचरा ठेवून, कुछ भी ऐसा ना। है ना, जो भी बोर्ड पे लिखा है मैं तो वो गैस कर लेता हूँ, अच्छा ये लिखा होगा, है ना। वो वाहतुकी नियम पाड़ा, अपघात टाळा, है ना। तो फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अवॉइड एक्सीडेंट्स,
है ना, लॉजिक से तो मैं चल रहा हूँ। चलो यार, है ना, एनीवे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते हैं ना। अब आओ, है ना, अभी हम क्या समझ गए, अभी हम ये समझ गए कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसमें वही सारे वेक्टर के रूल्स यूज करने हैं जो हम किस में कर रहे थे, फोर्स लिखने में। तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी एज इट इज यूज होना चाहिए ना। अगर स्पेस में मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं और मैं आपसे पूछूं किसी एक पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी होगी, तो हर चार्ज की फील्ड इंडिविजुअली लिखेंगे और उन सब का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। इसमें बस एक पॉइंट है जो ऐड कर लेते हैं, वो मैं हेल्प करेगा, वो क्या है, लिख लेते हैं, लिख लो इसको, पॉइंट की तरह लिखना। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉइंट है, यहां पे जो फील्ड होगी वो किस लाइन के अलॉन्ग है, देखो, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द चार्ज, इसके अलॉन्ग है ना, और किस तरफ पॉइंट कर रही है, टुवर्ड द चार्ज या अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये बात ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इस डायग्राम को बना के लिखना, क्या था बेटा, बेटा समझो, देखो समझो, आपका टेस्ट चार्ज किसी भी वैल्यू का हो, जो भी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा ना, आपको उस फोर्स को कन्वर्ट कर देना है किसमें, पर यूनिट चार्ज टर्म्स में। इसका मतलब अगर आपने अज्यूम किया था कि टेस्ट चार्ज इज 10 कूलम का चार्ज, तो जो फोर्स आए उसको 10 से डिवाइड कर दो। इससे सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, आप तो मान लो हम जब भी टेस्ट चार्ज रखते हैं किस वैल्यू का रखते हैं, 1 +1, तो जो भी +1 का चार्ज फोर्स करता एक्सपीरियंस, वही आपके किसकी वैल्यू है, फील्ड की वैल्यू है। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नॉट फोर्स बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये बात सही है ना। तो हमने लिखा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज due to a positive charge acts acts along the line joining them यानी कौन, the point and the charge, acts along the line joining them and points away from the charge, and points away from the charge, and A and D, end point नहीं लिखना, क्या लिखना, and points away from the charge। देखो यहां हम एक E वेक्टर लिख रहे हैं। वेक्टर में हमने सीखा था जब भी कोई वेक्टर कागज पे या बोर्ड पे कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो उसका टेल कहीं रखना होता है और हेड किस तरफ पॉइंट करता है। तो जब भी ई वेक्टर ड्रॉ करें उसका टेल उस पॉइंट पे रखना है जिस पॉइंट पे फील्ड बता रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, हेड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अभी मान लो यही एक नेगेटिव चार्ज होता और मैं कहता इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड बताओ, तो टेल वहीं रखते हुए ये वाला वेक्टर ले लेते क्या, और इसको ई माइनस कहते हैं, ई ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। उसको फिर क्या कह देंगे हम, ई प्लस, ई ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट समझ रहे हैं क्या सब लोग, ये काम लेना अभी हमें, है ना। देखते हैं बेटा, देखो इसको ना नोट कर लो। नोट कर लिया सबने क्या, ठीक है। अब देखो बेटा ना, कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके दो वर्टिसेस पे दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, लेट्स से इनको क्यू बोल देते हैं।
और तीसरा वर्टेक्स हमने खाली छोड़ दिया, उसको पॉइंट पी कह देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो मेरे साथ साथ देखो, इस चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ पॉइंट करेगी क्या, इस चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ पॉइंट करेगी क्या, सबको सही है। अब बताओ ये दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होगी क्या, हाँ हाँ, उसको फिर ई लिख दें क्या, और ये एंगल बता दो कितना बेटा, वेरी गुड। दो इक्वल वेक्टर जब 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, तो हमारे पास जो ई नेट आ जाएगा वो √3e हो जाएगा। ये इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज क्लैरिफाई कर लें, कोई डाउट नहीं है। √3 सबको क्लियर है, आप लोग कह देते हो कि क्लियर है, लेकिन कई लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन मैच नहीं करते इससे, ठीक है ना। तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि नई नई क्लास होती है ना, थोड़ी बहुत घबराहट रहती है अंदर से ना, कुछ लोगों में ज़्यादा किसी में कम रहती है, ठीक है ना। तो शुरू में आपके एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे होते हैं, बट कोशिश करना कि एज टाइम प्रोग्रेसेस हम इतना कंफर्टेबल हो जाएं कि जब आपको डाउट है तो आप अपने आप से पूछ लेंगे, ठीक है ना। मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ोगे हर बार ना कि मैं हर एक के चेहरे पढ़ूं कि देखो ये कह तो ऐसे रहे हैं, है ना, लेकिन विचार इनके ऐसे वाले हैं इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं, है ना, समझना इस बात को। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसमें मेहनत बहुत लगती है यार, है ना, बहुत सारी एनर्जी तो उसी में चली जाती है। एनीवे ये कर लिया आपने। कितने लोगों को लग रहा है कि बात समझ गए बेटा अच्छे से, बस सब नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं। ये बता दो अगर ये चार्ज माइनस से रिप्लेस कर दूं तो क्या चेंज आ जाएगा इसके आंसर में, हाँ ये वाला ई रिवर्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल और रिजल्टेंट ई हो जाएगा, हाँ √2 कह रहे थे कुछ लोग। देखो मैं आपको तो नीट वाला बैच है ना, 7 खून तो वैसे ही माफ है, होता ही है ना, ये तो करना पड़ता है ना। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये सीख जाएं कि 60 डिग्री पे √3, 90 पे √2 और 120 पे ई, जितना है मतलब उतना 1 है ना, तो √3 √2 1, जितना जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा रहेगा, फिर बार बार आता रहता ना वो, इसलिए। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सबको, चलो जी और देखते हैं। ओरिजिन को ओ कहा है हमने ना। कितने चार्ज हैं इस फिगर में, 2, एक एक्स एक्सिस पे रखा है, एक वाई एक्सिस पे, दोनों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आपको बताना है कि ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और किस डायरेक्शन में है। सब लोग अपने कॉपी में सॉल्व करें इसको, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन कितनी है और किस डायरेक्शन में, सब लोग एक बार ट्राई करें। देखने बेटा, है ना, ड्रॉ कर लो एक बार, ड्रॉ करके देख लो, है ना।
कर लिया क्या? अच्छा, ये समझ में आएगा। इसकी वजह से जो फील्ड है वो इधर पॉइंट करेगी, इसकी वजह से जो फील्ड है वो इधर पॉइंट करेगी। दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, उसकी वैल्यू, इंडिविजुअल फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय ए स्क्वायर होगी, है ना, आर की जगह ए ले रहे हैं ना। तो जो नेट आएगा वो 45 डिग्री पे आएगा और √2e होगा। ये सही है क्या? ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? सबको है? बस स्कैन कर लें कमरे को, ठीक है, लग ही रहा है। अच्छा, ये अपने अंदर टैलेंट है क्या कि हम अगर इस फील्ड को -e_i -e_j लिख सकते हैं? लिखें इसको, लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि हम, किसी ने हमें कहा नेट फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो हमने कहा इट इज -e_i -e_j। ये सही है क्या? इधर भी -e, इधर भी -e, सही है ना एकदम? अगर किसी को लगे कि ये वेक्टर वाली बात नहीं, बट समझो वेक्टर में इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे आई जे के टाइप होते हैं। ये क्योंकि एक प्लेन में है और वो प्लेन हमने एक्स वाई एज्यूम किया है, तो आई और जे लिखेंगे हम। उसमें भी क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। क्या हुआ? गिन लेते हो मतलब? कंग्रेचुलेशन, है ना। बड़ी बात क्या है वो देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? ये जरूरी बात, इसके लिए शाबाश, है ना। 1 2 3 4 के लिए नहीं। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्स, थर्ड में बोथ नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, देखो अभी मान लो क्या होता है ना, ये वाला चार्ज हमारा नेगेटिव हो जाता, तो ये वाली फील्ड हमारी इधर हो जाती, तो हमारा जो नेट फील्ड है वो ये आती क्या? इस बार इसको कितना है कितना जे लिखते? -e_i +e_j क्या? बस बस बस, ये ठीक है, कर लोगे ना? यही बस चाह रहे हैं, और क्या आपसे कोई है ना? ठीक, कर लोगे? ठीक है यार, चलो, है ना, और आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लिया था ना सबने? सबने? ठीक है, देखो जी, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कैसा चार्ज? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैला हुआ। अच्छा, अब कहां कहां फैलाएंगे उसे देखना। लाइन पे, सरफेस पे, और किस पे? वॉल्यूम पे, है ना। जब हम लाइन कहेंगे तो ये भी लाइन का एग्जांपल है और ये भी लाइन का एग्जांपल। लाइन का मतलब हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व भी है, बट उसका डायमेंशन कोई और एरिया वाइज नहीं है, उसको भी हम लीनियर चार्ज ही कहेंगे। तो तीन तरह के चार्ज हम फेस करेंगे, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो फिर तीन तरह की डेंसिटी की बात हम करेंगे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। इनके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो है लैम्डा, सिग्मा, गेस करो, है कैसी बोलो, रो, फाई कह रहे थे, फाई नहीं यार, है ना, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी इसकी यूनिट जो होगी वो होगी कूलम, माइक्रोकूलम जो भी है, पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। इसकी यूनिट गैस करो, पर मीटर स्क्वायर, एरिया है ना मेरे, यहां गैस करो पर मीटर क्यूब, है ना। वो यहां माइक्रो नैनो कुछ भी आ सकता है कूलम में, लेकिन रहेगा वो चार्ज, है ना।
तो ये डेंसिटी इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे ना, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी इसलिए कह रहा हूँ, तो फेमिलियर हो जाए उन टर्म से। समझ में आ रही है बात क्या? यानी अब जब हम बात करेंगे तो हम ऐसे चार्ज की बात करेंगे जो एक पॉइंट पे नहीं है, बल्कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है आइदर ओवर अ लाइन और अ कर्व और ओवर अ सरफेस और इनसाइड अ वॉल्यूम। ये बात ठीक है ना? तो वो बात हम करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लिया गया। लाइन चार्ज की बात करते हैं। अच्छा, लाइन चार्ज डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखेंगे, हम उनके डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन डेरिवेशंस को करने में एक मैथमेटिकल जादू का इस्तेमाल होता है जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना? और इंटीग्रेशन होगा क्या, मैं करूँगा, मैं ही लिखूंगा, मैं ही समझूंगा, और उस दौरान क्या हो रहा होगा ये भी बताता हूँ। आप लोग वो इंटरनेट पे मीम्स वीम्स देखते हो क्या? हाँ, मना तो कर नहीं सकते है ना, बोलोगे तो झूठ कहलाएगा फिर, वो है ना। तो कुछ साल पहले एक व्यक्ति काफ़ी फेमस हो गए थे जो पैराग्लाइडिंग करने गए थे। है ना? फिर उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला जो अमर हो गया, है ना? तो वो वाली जो फीलिंग है ना कि मैं यहाँ क्यों आया, टू बी मोर प्रिसाइज, मैं कौन हूं कि मैं यहाँ क्यों आया, है ना? वो फीलिंग बहुत लोगों को आ जाती है जब ये इंटीग्रेशन चल रहा होता। वो मैं आपको नहीं देना चाहता, ठीक है ना? क्योंकि क्या होगा, पहले वो फीलिंग आपको आएगी, बाद में मुझे आएगी, इवेंचुअली मुझे ही आएगी। तो दोनों बच जाए उससे का तरीका क्या है कि मैं सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा और आपको उसे यूज करना सिखाऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उस रिजल्ट को किन किन कंडीशंस में कैसे यूज करना है पे फोकस करना है, कैसे आया कि टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है ना? ताकि वो नहीं हो कि लैंड करा दो मुझे और 500 रुपये ज़्यादा ले लो, ये तो नहीं, हम जा ही नहीं रहे, ऊपर ही नहीं जा रहे हो, कोई कोहरा ही कोहरा नहीं है हमारी तरफ, है ना? ठीक है यार, देखो जी, ये हमारा लाइन चार्ज है ना, ठीक है ना? और ये भी जो बकवास मैं कर रहा हूँ ना, ये लाइन चार्ज है और ये पॉइंट है वो है, उस दौरान भी किसी को ड्रीम 11 पर टीम बनानी हो तो बना लो, है ना? मैं बता दूंगा कब वापस आना है, ठीक है ना? तो ये एक लाइन चार्ज है जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि वो चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। एक पॉइंट है यहां कहीं पे, उस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द वायर, इस डिस्टेंस को डी कह रहे हैं। अगर वायर के दोनों एंड्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो दो एंगल बनते हैं, इसको हम θ2 कहेंगे। इसको गेस कर सकते हो आप क्या कहेंगे? क्या बात है, फुल मार्क्स, θ1, है ना? सही है। अब आपको इसको ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला याद रखना है कि इस पॉइंट पे दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इधर पॉइंट कर रही है, इसको हम कहते हैं ई परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है ये? वायर के, है ना? और एक तरह की फील्ड होगी ऐसे, इसको कहेंगे ई पैरेलल। किसके पैरेलल है? वायर के, ठीक है ना? इसको ड्रॉ कर लो, फिर रिजल्ट लिखते हैं ना। सारे मीम जानते हो तुम लोग, सारे।
पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, सही है। म्यूजिक, सही है। जो भी इन बातों को नहीं समझ पा रहा है वो लकी है। अगर मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली, अगर आप ये बात जो भी मैंने अभी तक कहा ना वो नहीं समझे ना, आप सच में लकी हो और बने रहो, ठीक है ना। बाकी तो उस दुनिया में जा चुके हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है ना। कोई बात नहीं, ये सबने ड्रॉ कर लिया गया। देखो बेटा, ई परपेंडिकुलर इज k lambda by d sin थीटा 2 का मॉड प्लस साइन थीटा 1 का मॉड। मैंने मॉड जानबूझ के लगाया ताकि आपको ये टेंशन ही ना रहे कि कहीं कोई माइनस का चक्कर तो नहीं है, ठीक है ना। और मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, के लैम्डा बाय डी। सिंबल्स के मीनिंग क्लियर है ना, के तो अपना के है, लैम्डा जो है हमारा, हाँ है ना, और लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कि इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। कौन सा चार्ज? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है फ्रॉम द पॉइंट, और उसकी लेंथ कितनी आई? डी, है ना। क्लियर रखो, टर्म्स क्लियर रखनी है, ठीक है ना। और देखते हैं ना, तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई कन्फिगरेशन आए, थोड़ी देर के लिए सोचो, एक वायर था, किसी क्वेश्चन में हमने यहां से एक पॉइंट ऐसे बनाया, ऐसा कुछ बना कि ये एंगल आया 30 डिग्री और ये एंगल आया 60 डिग्री, ठीक है ना। आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे? के लैम्डा बाय डी साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 60 प्लस साइन 30, जिस ऑर्डर में लिखना चाहो। दो साइन थीटा है जिनका हमें क्या करना है? एडिशन करना है, बस इतनी सी बात है ना। कर लेंगे क्या? ठीक है ना। अगर वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये फील्ड वायर से अवे पॉइंट करेगी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये वायर की तरफ पॉइंट करेगी, ऐसे। ये और ये समझ रहे हैं ना। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको इसके डेरिवेशन मैंने कराया भी नहीं, डेरिवेशन, ठीक है ना। आपको उससे कोई मतलब भी नहीं रखना है, ठीक है ना। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्या अभी इसमें बचा हुआ है? ई पैरेलल, ई पैरेलल देखते हैं। के लैम्डा बाय डी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। यहाँ एक्चुअली माइनस साइन है यहाँ पे, उसको कैसे यूज करना है अभी देखते हैं ना। लिख लो, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। उसमें भी क्या मैं बता रहा हूं, देखो नीट में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा, मतलब थीटा 1 थीटा 2 क्या होंगे? सेम। उससे क्या हो जाएगा, जो आपका ई परपेंडिकुलर है, इमेजिन करो यहां 30 30 है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हाँ वो ठीक है, 2 साइन 30 बोलते हैं उसको, ठीक है ना। 1 विच इज 1, 60 60 है तो 2 साइन 60 आ जाएगा, 45 45 है तो 2 साइन 45 आ जाएगा। ये हमेशा जीरो हो जाएगा। सिमेट्री सोचना, ठीक है ना, कि इस वायर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, वो इस पॉइंट पर छोटी छोटी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे 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 ऐसे। अगर सिमेट्री है तो इन सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, और सारे हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे। ये बस बात समझनी है आपको, ठीक है ना। अगर सिमेट्री नहीं है तो दो एंगल होंगे, एक बड़ा एक छोटा। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कॉस थीटा के बारे में कि बड़े एंगल का कॉस थीटा कम होता है और छोटे एंगल का कॉस थीटा ज्यादा होता है? सबको पता है क्या? सबको?
ये बात सब नहीं पता है। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो जब आप 0 से 90 जाते हो तो वैल्यू कम होती जाती है ना। साइन में ऐसा नहीं होता। cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 में, और साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे ज़्यादा बात करूंगा तो ये मैथ्स की क्लास बन जाएगी, फिर वही फीलिंग है ना। तो नहीं, तो हमने सिर्फ इतना कहा कि आपके सामने दो एंगल होंगे, मान लो एक है 30 और एक है 60। किसके कॉस में से किसका कॉस माइनस करोगे आप? cos 30 माइनस cos 60, ये कर लोगे क्या? थैंक यू, पक्का नोट करो इसको, है ना। करना क्या है वो है, कैसे आया कि टेंशन नहीं, करना क्या है वो सीखना है ना। कर लेंगे, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं, देखो नीट वाले वैसे इतने क्या बोलेंगे उसको, रहम दिल होते हैं कि वो केस ही वो देते हैं जिसमें दोनों एंगल क्या है, सेम है ना। तो टेंशन ही नहीं है फिर तो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, ई पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अगर वायर ऐसा है तो इट विल ओनली हैव इस टाइप की फील्ड, ये ठीक है ना। ये फील्ड होगी नहीं उसमें, ठीक है क्या? समझ गए क्या? कोई दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ रहा है? किसी के सिर में दर्द हो रहा हो है? ठीक फील कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं हेवी हो जा रहा थोड़ा? हाँ, होता नहीं है कि मतलब है ना, कुछ ऐसा खा लें जो खाने के बाद समझ में आया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना ही नहीं था इसके लिए, है ना। तो एक टाइप की फीलिंग आती है, वैसी तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें एक स्पेशल केस है, देखो क्या है, गेस कर सकते हो क्या होगा स्पेशल केस? स्पेशल केस, ये वायर कैसा हो जाए, वायर कर्व हो जाए? नहीं यार, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए। कैसा हो जाए? इनफाइनाइट। तो स्पेशल केस में क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट एक्चुअली होता नहीं, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। वायर की लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, जिस दूरी पे हम पॉइंट ले रहे हैं वो बहुत वायर के क्या है, पास है। तो कंपेयर टू दैट डिस्टेंस वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो रिलेटिव टर्म्स में वायर इज इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल एस्पेक्ट को समझो। ऐसे में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 90, लेकिन टेक्निकली इट इज -90, है ना। और सिमेट्री है तो पैरेलल कंपोनेंट तो वैसे ही नहीं होना, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होना है ना। कितना होना वो भी देख लेते हैं। ई परपेंडिकुलर विल बी के लैम्डा बाय आर इंटू 2 sin 90। गलत तो नहीं लिखा मैंने? अच्छा, sin 90 कितना होता है? तो आंसर क्या आ गया? 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू वैसे अगर k की वैल्यू पुट कर दो 1/4π, इट कम्स आउट एज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ बेटा, हाँ हाँ, नहीं बेटा, हम इस वाली लाइन से एंड की तरफ जाते हैं, तो इसका एंड कहाँ है बताओ? कहाँ है? इन्फिनिटी पे ऐसे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। दूसरा एंड देखो, यहां से गए नीचे, कितना है? फिर से 90। हाँ, क्योंकि वो फाइनाइट वायर था ना बेटा, तो वी न्यू कि उसका एंड कहां पे है, तो कोई ना कोई एंगल पे तो टच होगा ना जाके वो। ये सही है ना? सबको समझ में आ गई बात? तो इनफाइनाइट वायर का केस याद रहेगा सबको क्या? ठीक है, अभी स्पेशल केस इसी में एक और है, वो देखते हैं। देखो, ज़ूलॉजी बॉटनी में आप अपनी एक सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रटना। रटना, है ना। कई बार क्या होता है कि घूम फिर के फिजिक्स में भी वही स्थिति आ जाती है कि मैं आपको इतने सारे केस बता दूंगा कि आप उन्हें क्या कर लोगे? रट लोगे, लेकिन विथ सम लॉजिक
कि ऐसा आएगा तो ऐसा करना होता है, ऐसा आएगा तो ऐसा करना होता है, ठीक है ना। तो ये है, तो वो सुपर पावर बिल्ड कहाँ होती है, ज़ूलॉजी बॉटनी वाली क्लास में, और कभी कभी हम उसको क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं किसमें, फिजिक्स में, ठीक है ना। ये है, ठीक है। अब देखते हैं, इमेजिन करो कि एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, बट एक एंड हमें उसका दिख रहा है, अभी भी इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन एक एंड नोन है और उसके ही सामने हमने पॉइंट ले लिया है। इसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या कहते हैं, सेमी इनफाइनाइट, है ना। अब खुद सोचो, सेमी इनफाइनाइट वायर में इस परपेंडिकुलर से जो थीटा 2 है वो कितना है, 90, और थीटा 1 0, शुरू ही नहीं हुआ वो, तो इधर तो कुछ है ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ई की वैल्यू होगी, ये वाला ई परपेंडिकुलर, वो होगा के लैम्डा बाय आर इंटू साइन 90, होगा ना, साइन 0 तो 0 होता है, कितना हो गया ये, के लैम्डा बाय आर। लेकिन साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें एग्जैक्टली इसी वैल्यू का एक और कंपोनेंट होगा जिसको हम ई पैरेलल कह रहे हैं। ये हुआ ई परपेंडिकुलर, और इसी के जैसे मैग्नीट्यूड का कौन है, क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ अभी। कैंसिल कौन करता है इसे, जो नीचे वाला पोर्शन है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सही क्या। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि ई पैरेलल मैग्नीट्यूड में ई परपेंडिकुलर के क्या है, इक्वल है, और दोनों ही कितने हैं, के लैम्डा बाय आर है, ठीक है ना। जो नेट फील्ड होगी वो तो बोलो यार, वो हाँ वो हो जाएगी √2, हाँ ई के लैम्डा बाय आर, सही क्या। याद रख लेंगे, ठीक है ना। कर लोगे क्या, देखो करना कुछ नहीं, घर जाना है, ये नोट्स अपने जो हैं वापस देखने हैं, और ऐसे नहीं करते जैसे वो याद करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक कागज़ खोल के बैठ जाते हैं, फिर ऐसे से हिलते हिलते पढ़ते रहते हैं उसको, है ना। वही मेथड यहाँ अप्लाई करना है, कर पाओगे याद इसको, ठीक है ना। बस ऐसा होना चाहिए कि जब रिकॉल करने की बारी आए तो आप सीक्वेंस में उसको रिकॉल कर पाओ, ये होता था, ये होता था, ये होता था, ऐसे बस, ठीक है ना। कंफ्यूजन ना हो कि इसका रिजल्ट उसमें लगा दिया, उसका रिजल्ट इसमें लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस से कर भी लेंगे हम लोग। ये क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। देखो कर्व्ड वायर, उसमें भी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर आर्क। देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। देखो ना, एक सर्कुलर आर्क है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, चार्ज, ठीक है ना। उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा लिख देंगे, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है इस पे, लैम्डा। अच्छा, एक्चुअल लैम्डा अगर कहीं और कुछ लिखना पड़े वो हम केस टू केस देख लेंगे। अभी जब भी हम कहेंगे चार्ज किस डेंसिटी में है तो लैम्डा, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है और लैम्डा है। उसके बाद ये जो लाइन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें।
इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इस लाइन का काम है इस आर्क को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये बात ठीक है क्या? याद रहेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओ पे, वो हमेशा किसके अलोंग होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग। बस अगर पॉजिटिव है तो अवे जाती हुई होगी, और नेगेटिव है तो क्या होगी? टुवर्ड्स हो जाएगी। मतलब यहीं से वेक्टर शुरू करना है, टेल यहां पर रखते हुए ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ये ड्रॉ कर लो एक बार, है ना। ये हमारे ई अलोंग दी एक्सिस को हमने एक्सिस, है ना, ऐसे नीचे लगता हुआ दिखा दिया। याद रहेगा क्या? ये जो पूरा एंगल है ना हमारा, इसको हम अल्फा कह रहे हैं, पूरे एंगल को। यानी ये आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है उसकी वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? अल्फा। ठीक है ना। ठीक है, लिखेंगे आप, इसमें हो जाएगा आपके पास। ये एक बार लिख लें, ये हमारे ई अलोंग दी एक्सिस की वैल्यू है 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ क्या? अल्फा बाय 2। ठीक है ना, ध्यान से लिखना है ना। अब इसको अलग अलग केस में अप्लाई बस कैसे करना है वो हमें सीखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें। अच्छा, याद करने में भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। कुछ लोग इस पिक्चर को दिमाग में छाप सकते हैं क्या? मुश्किल होता है वो, है ना। फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे कहते हैं ना, वो बहुत गड़बड़ होती है। कोई वो दृश्यम का अजय देवगन आ गया ना, तो ये करके सब गड़बड़ कर देगा। ठीक है ना, कि जो नहीं था आपके दिमाग में भी वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर किसी को लगता हो कि फोटोग्राफिक मेमोरी है उनकी, तो वो ये कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, आप इसमें ये याद रखो कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं। जैसे सेमी सर्कुलर आर्क के गैस कर सकते हो पूरे सर्कल की फील्ड यहां पे कितनी होगी? पूरे सर्कल गैस करो, सोच के देखो। एक पूरी सर्कुलर आर्क है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके सेंटर पे फील्ड कितनी होनी चाहिए? 0। एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो पुट करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं है। उस तरह करें तो ज़्यादा बेटर याद हो जाता है। ठीक है ना। तो एक है प्योर रटना, कि आपने तो कहा कि भाई देखो मैंने तो अपने आप को इतनी बार ये बोल बोल के सुना दिया है कि अब तो जब भी पूछो ऐसे उगल देते हैं। ठीक है ना, वो तरीका है। एक है कि आपने कहा कि नहीं हमारे दिमाग में पिक्चर छप गई है, जब भी आंख बंद करते हो पिक्चर सामने आ जाती है। मैं पर्सनली उस मेथड में विश्वास नहीं करता, बट अगर आपके लिए वर्क करता है तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि आपने अपने आप को कुछ मेमोरी एड, यानी कि याद रखने के लिए कुछ हेल्प बना लिया। इस एंगल पे ऐसा होना चाहिए, इस एंगल पे ऐसा होना चाहिए, वो हम करके देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मान लेंगे हमें याद हो गया। ठीक है, देखते हैं। देखो ये कैसी आर्क है? सर्कुलर है, ये सेमी सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर। देखो सेमी सर्कुलर आर्क में जो फील्ड एट द सेंटर होगी वो इस तरफ हमेशा एक्सिस की अलोंग ही पॉइंट करती है ना। तो ये एक्सिस हो गया हमारा ना। तो हमने लिखा था 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2
इसका अल्फा कितना है 180, तो अल्फा बाय 2 कितना है 90। तो ये जो फील्ड होगी ये सिंपली 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सही है ना? नोट कर लो तो कितना इजी है। ठीक है क्या? बात समझ में आ रही है सबको क्या? नोट कर लिया सबने क्या? एकदम सबने नोट कर लिया ये? ये कैसी आर्क है? क्वाड्रेंट। ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, ठीक है ना? अब क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, ये इसका एक्सिस सिमेट्री हुआ कि नहीं हुआ बेटा? सबको क्लियर है ना ये बात? तो हमारी जो फील्ड है वो तो इधर पॉइंट करेगी ऐसे, इसको ई कह देते हैं ना, और ई की वैल्यू कितनी होगी 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ क्या? नहीं, अल्फा बाय 2 में अल्फा बताओ ना यार कितना है। तो यहाँ पे साइन 45 लिखूँ ना, ये चेक कर लो, ऐसे मत करो। मैंने पूछा क्या होगा, मुझे फॉर्मूला बता रहे हो। वो तो मुझे पता है, इसमें अल्फा कितना है 90, अल्फा बाय 2 45 होगा कि नहीं होगा? सही है ना? साइन 45 में तो समस्या नहीं है कोई, सबको पता है हाफ 1/√2। हाँ नहीं, आप कहने में 300 भी कह सकते हो, है ना, वो हक है आपको, लेकिन वो सही तब भी नहीं होगा। सही तो 1/√2 ही रहेगा, है ना? ठीक है, तो हमारे पास कितना आया ये है √2 k लैम्डा बाय आर। सही है ना? √2 k लैम्डा बाय आर, ये ई की वैल्यू है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ई जो है यहाँ और यहाँ से कितना कितना एंगल बना रहा है 45 ईच, है ना? तो इसके ये, इसको कह देता हूँ ई एक्स, गेस करो इसको क्या कहूँगा मैं फिर? ई वाई। ई एक्स और ई वाई मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए क्या? और अगर आप ई का कंपोनेंट लो, यानी इसको फर्दर साइन 45 या कॉस 45 से मल्टीप्लाई करके, तो वो ये आ जाएगा क्या? एक बार मुझे बताओ, इसको साइन या कॉस 45 से मल्टीप्लाई होता हुआ देखो और बताओ ये आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो सीखने वाली बात क्या है कि जब एक क्वाड्रेंट होता है और वो किसी एक्चुअल क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की तरह रखा हो, तो उसकी वजह से दो कंपोनेंट बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक दोनों मैग्नीट्यूड में, और किस वैल्यू के होते हैं? के लैम्डा बाय आर। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, नोट करो, फिर इसको प्रैक्टिस करते हैं ना। अभी भी पूछ रहा हूं, इतने में तो किसी को डर नहीं लग रहा है? नहीं ना? इतना चला लोगे ना? देखो मैंने कोई डेरिवेशन नहीं करा, मैं इसको डेरिवेशन कराता आपको ना, जेन्युइनली आपको वो वाली फीलिंग आ रही होती है ना? वो नहीं चाहिए हमें, देखो है ना, बहुत गलत हो जाती है वो भी इतने अर्ली स्टेज में। अगर फिजिक्स में हो जाए ना तो आगे फिजिक्स पढ़ाना और मुश्किल होता है, जबकि मुझे पता है कि आगे की फिजिक्स सिंपल होने वाली है। ये जो इंटीग्रेशन वाली बीमारी है, इस चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा है, बाद में बहुत कम हो जाएगी, बाद में और चीज़ें जो हो जाएंगी मेथड वाली हो जाएंगी। यानी मेथड समझ लिया आपने, जैसे आगे जाके एक चैप्टर आएगा अभी हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आपने क्लास 10th में उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, सीरीज, पैरेलल, बैटरी, ये सब ना, बल्ब, पावर, ये सब बातें आप जानते हो। उसमें बस न्यूमेरिकली थोड़ा सा हम ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, तो वहाँ हर चीज़ एक मेथड है, ये है तो क्या करना है, वो है तो क्या करना है। वहाँ ये सब इंटीग्रेशन और ये सब चीज, ये चक्कर में नहीं है ही नहीं हमारे पास। हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कभी कभार कुछ कर लें हम, वो भी ज़बरदस्ती होता नहीं है। तो इसलिए तब तक थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, पेशेंस भी रखना है ना? समझ गए ना? हिम्मत ये
कि ये सब चलता रहे क्लास में तो भी अगली क्लास में आ पाए, है ना। ये नहीं कि वहाँ बहुत हो गया। दूसरा पेशेंस, क्या कि हमें मालूम है कि थिंग्स आर गोइंग टू बिकम ईजियर, सिंपलर हो जाएंगे, बात ठीक है ना। अभी है जो थोड़ी सी इनिशियल मुश्किल है, बाद में तो और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फिर मान लो कि जहां थोड़ी बहुत और कोई दिक्कत आती भी है ना, वैसे वो भी नहीं आती अगर वो मेथड सही चलता रहे तो, ऑप्टिक्स में जाके कभी कभार होता है, लोगों को लगता है, बिकॉज ऑप्टिक्स बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत मतलब एक कोने से दूसरा कोना देखो तो कई बार कोने ही नजर नहीं आ रहे होते, इतनी दूर दूर होते हैं, है ना। इट स्टार्ट फ्रॉम प्लेन मिरर और फिर पता नहीं कहाँ जाके खत्म होता है। बाय द टाइम हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर पहुंचते हैं, प्लेन मिरर दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, इतना पीछे रह गया होता है। तो इस वजह से वो थोड़ा मुश्किल लगता है, वरना उसमें भी कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज मतलब है ना, हिम्मत रखेंगे। खैर अभी इसको एक क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं। नोट कर लिया सबने ना, देखो जरा ना, दिमाग लगाना, देखो है ना। मजा नहीं आया इसमें। हाँ थोड़ा ठीक है, बेटर है पहले। ऐसे ये ब्लू पार्ट एक तरीके से ये सोचो, हमने कहा कि हमारे पास दो चार्ज वायर हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है ना, ये, और दोनों की चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, लैम्डा है, बस फर्क पॉजिटिव नेगेटिव का ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर पे ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी और किस डायरेक्शन में होगी, ये मुझे बता पाओगे क्या? ट्राई करते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? दो क्वाड्रेंट्स हैं, एक क्वाड्रेंट सॉल्व करना सीख लिया हमने, यहां कितने क्वाड्रेंट हैं? दो, तो कितनी फील्ड होंगी? दो। वो फील्ड किसी न किसी किस पे होंगी? एंगल पे। तो दो वेक्टर को एक सर्टेन एंगल पे ऐड करने का ही काम है कि नहीं है? चलो करो, है ना, बाकी देख लेंगे साथ साथ, है ना। हो गया, सॉल्व हो गया? सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं, सोचना क्या, देखो ऐसा ना, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड तो हमने लिखी थी ना बेटा, किस तरफ होती है? इधर, ऐसे। इसको ई लिख दूं क्या? अब वो नेगेटिव की फील्ड भी ई ही होगी, लेकिन नेगेटिव है तो उस तरफ जाती हुई होगी ना, ये सही है, ये सबने समझ लिया क्या? अगर ये समझ रहे हो तो सही तो जा रहे हो। देखो ऐसे मत अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है और हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, और अगर ये फीलिंग किसी बार कर तो रहे हो, उसकी फील्ड ऐसे, इसकी फील्ड ऐसे, यही तो चाहिए, और क्या है। ये एंगल 45, ये 45, तो ये टोटल कितना हुआ? 90 हो गया ना यार, ये एंगल 90 हो गया। दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो रिजल्टेंट क्या देते हैं? √2e। बस ई बता दो कितना है। कितना? एक क्वाड्रेंट की वजह से नेट फील्ड कितनी होती है? √2 के लैम्डा बाय आर ना, हाँ, √2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है ना, सही है ना। तो √2 मिलके 2 हो जाएगा ना। क्लियर है सबको? ठीक है, इसको नोट कर लो बस चेक करने के लिए कि ये ऐसा, कई बार क्या होता है ना, हमसे कुछ चीज़ें गलती से सही हो जाती हैं। हाँ सही में कई बार क्या होता है कि ऐसी गलती से हमसे चीज़ें सही हो गई, वो चेक करने के लिए कभी कभी काउंटर क्वेश्चन ज़रूरी होता है।
बस वो मैं पूछूंगा, उसके बाद फिर आगे कुछ नया पढ़ेंगे इसमें ना। चलो, ये सब कुछ समझ में आ गया है, कंफर्टेबली आ गया सब कुछ समझ में, ठीक है। दोनों क्वाड्रेंट्स जो हैं वो हर तरह से सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, रेडियस और चार्ज डेंसिटी सब सेम है ना। आप यहां सेंटर पे नेट फील्ड बताएंगे सब, है ना, डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। हो गया? किसी का आंसर जीरो है तो बता दो, किसी का आंसर जीरो है क्या? 0 1 0 2 3 4 5 बस 6 जीरो है? जीरो नहीं है? अरे नहीं है, अरे नहीं है, मान लो नहीं है, अभी बताए ना। देखो जीरो कॉमन मिस्टेक है, हो जाती है कई बार, हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कैंसिल तब करती जब ये प्लस है तो वो भी क्या होता। देखो दो आमने सामने ऐसे चार्ज रखे हो तो बीच में फील्ड जीरो हो जाएगी ना। दो आइडेंटिकल चार्ज ऐसे रखे हो तो उनके बीचों बीच फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट ये तो आइडेंटिकल थोड़ी है, ये तो उल्टा क्या है, ऑपोजिट है। तो ऐसे सोचो, ये जो पॉजिटिव वाली क्वाड्रेंट है इसकी फील्ड तो इधर होगी ना बेटा, इसको ई कह देते हैं। फिर लाल वाले की कैसे होगी? इसी की तरफ होगी। देखो फिर ऐसे बना देते हैं ना, ये भी ई हो जाएगी, दोनों ई मिलके क्या हो जाएंगे? 2E हो जाएंगे। पैरेलल ना, 2E हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो क्या यार सब लोग? मैं जीरो वालों से कह रहा हूं, देखो जीरो बहुत कॉमन मिस्टेक है बट नहीं करनी है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से जीरो क्यों नहीं हुआ। बस ई तो पता ही है, ई फिर कितना है? √2 k लैम्डा बाय आर। तो हमारा आंसर 2√2 k लैम्डा बाय आर आ जाएगा। हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी नहीं। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अगर मैं ये सिचुएशन बना दूं ऐसे कि मेरे पास एक 3/4 ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क है ना, यानी कि सर्कल का 3/4 यहां पर है, ठीक है ना, एक पार्ट मिसिंग है। तो इसकी जो सेंटर पे फील्ड होगी वो सब लोग लिख पाएंगे क्या? लेकिन उसमें समझना क्या होगा, आपकी अभी जो अप्रोच मुझे लग रही है वो क्या होगी, आप इन तीनों की फील्ड लिख के उसका क्या करोगे? वेक्टर सम, है ना। या फिर हो सकता है आप ये बोलो कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमारे पास जो फील्ड बचेगी वो सिर्फ किसकी होगी? इस वाले पोर्शन की। तो वो इधर होनी चाहिए। वो सही अप्रोच है। ये सही है ना? ये कॉमन सेंस अब आ गई क्या हमारे अंदर? बधाई हो। हाँ सच में ठीक बात है ना, कि ये हमें आ गया समझ में, तो हमने कुछ अचीव कर लिया। ये बात सोचो। एक और बात है जो मैं चाह रहा हूं कि वो भी कॉमन सेंस आपके अंदर आ जाए, कि अगर मैं इस पूरे को हटा के इसकी जगह एक नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लेता हूं यहां पे, समझना ठीक है ना, तो वो भी वही आंसर देगा जो हमारा एक्चुअल आंसर है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात समझना। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो नेट फील्ड क्या हो जाती? जीरो हो जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने चार्ज रखा है ये वही काम कर रहा है जो ये तीनों मिलकर कर रहे होंगे, बस ऑपोजिट नेचर का। ध्यान से समझना, ये तीनों मिलकर जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यहां रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज क्या कर देता? कैंसिल आउट कर देता। तो आप यहां पे उस पॉजिटिव की जगह क्या रख दो? नेगेटिव, और बस उतने की ही फील्ड सोच लो।
अगर ये समझ पा रहे हो तो मैं इसका और एक एग्जांपल देता हूं, सोचना, ध्यान से देखना। इमेजिन करो कि आपके पास एक, इस बार सच में बना पाया हूं मैं, क्या है ये, हेक्सागन है ना। इसके 5 वर्टिसेस पे क्या रख दिया मैंने, पॉजिटिव, इक्वल पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और मैंने आपसे कहा कि इसके सेंटर पे फील्ड कितनी होगी। अगर छठे वर्टेक्स पे भी वही चार्ज रखा होता तो फील्ड सेंटर पे 0 होती, हां बोल दो। तो अब जो फील्ड है वो क्या करने से आएगी, यहां क्या रख दो, एक नेगेटिव चार्ज, उस अकेले की फील्ड ढूंढ लो, बस वही आंसर है। ये लॉजिक समझ पा रहे हो क्या? अगर यहां भी पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इन सब की फील्ड को मिलकर 0 कर देता, ठीक है ना। तो उस पॉजिटिव ने इधर फील्ड लगाई होती तो उसके नहीं होने से नेट फील्ड इधर हो गई कि नहीं हो गई। बस ये काम समझना। ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया, चाहो तो नोट कर लो, है ना। है ना, इसको हम एक कॉन्सेप्ट की तरह ये कह सकते हैं कि अगर कहीं सिमेट्री कंप्लीट करने में कुछ मिसिंग हो, क्या कंप्लीट करने में, वो सिमेट्री जिससे सेंटर पे फील्ड क्या हो जाती है, 0। तो अगर कहीं सिमेट्री कंप्लीट करने में कुछ मिसिंग हो तो नेट फील्ड बताने के लिए उस मिसिंग पॉइंट पर क्या रख दें, जो पार्ट मिसिंग है वो ऑपोजिट नेचर का रख दें, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, सही है ना, डन। हाँ, कहां से आई आवाज? हाँ बेटा, होता तो करता ना। आप तो ये सोचो, उस पॉजिटिव चार्ज के होने से एक फील्ड होती किधर, इस ब्लू एरो के ऑपोजिट। सुन तो लो मेरी बात, तो सुन लो। उस पॉजिटिव चार्ज होने से इस ब्लू एरो के एग्जैक्टली ऑपोजिट एक फील्ड होती। वो फील्ड इन पांचों की नेट फील्ड को क्या करती, कैंसल आउट। तो इन पांचों की नेट फील्ड उस नहीं जो है कि फील्ड के क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। उसी लिए नेगेटिव रखा है वहां हमने। ठीक है ना, सही है क्या? मुझे पता है ये लॉजिक अभी भी बहुत लोग नहीं समझे हैं, बाद में आके मेरे से पूछेंगे भी, मैं बता दूंगा। समझना इस बात को। नॉर्मली क्या होता है, कई बार होता है कि जब आप क्या करते हो, क्लास में शर्माते हो पूछने से, है ना, और फिर बाद में आके वही क्वेश्चन पूछते हो, तो मोस्टली रिएक्शन ये होता है फ्रस्ट्रेशन वाला। तब क्या कर रहे थे, है ना, अब क्यों पूछ रहे हो। आपके केस में सब माफ, ठीक है ना। आप पूछोगे मैं बता दूंगा, बट मेरी कोशिश तब भी ये रहेगी कि साथ के साथ समझने की कोशिश करो। देखो, आप तो ये सोचो, देखो क्या है ये, क्या रख दिया हमने, 3 पॉजिटिव चार्ज। मैंने पूछा सेंटर पे फील्ड कितनी होगी। अब बहुत लोगों को अभी भी लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन मेथड समझ में आ गया। उन्होंने कहा यहां क्या रख दो, उसकी फील्ड पूछ लो, वही आंसर है। कैसे हो रहा, हमें क्या, चलता है तो, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। और ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं जिंदगी में, नीट में, ठीक है ना, कि जहां क्वेश्चन सेट पैटर्न पे आता है, कि कोई लेना देना नहीं हमें कि लॉजिक क्या, क्यों, कैसे। हमें तो समझ में आया कि भाई देखो, अगर पॉजिटिव होता तो फील्ड क्या होती, 0। सब हटाओ, खाली जगह पे क्या रख दो, जो है उसका उल्टा रख दो, उसकी फील्ड देख लो, वही आंसर है ना। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इच्छा होती, क्यों। लॉजिक सिंपल है, ये होता पॉजिटिव तो ये फील्ड किधर देता, इस डायरेक्शन में। यानी 1 2 3 इन्होंने मिलके ये ब्लू एरो वाली फील्ड दी होगी, तभी कैंसिल हुई होगी ना। और ये ब्लू एरो वाली फील्ड इज ऑल्सो द फील्ड ऑफ वहां रखा हुआ कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये है लॉजिक। बस मैं अभी भी कह रहा हूं, ये लॉजिक समझ में आए ना आए, मेथड आ गया। देखो तो क्या है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पे फील्ड बतानी है, क्या करें, यहां रख दो क्या, उससे पूछ लो भाई तेरी फील्ड बता दे यार, जो वो बोलेगा भाई आंसर है। समझ गए क्या?
इतना सिंपल है। सिमेट्री के केसेस में कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात क्या? समझना, देखो क्या है। ये एक रिंग है। अब ये ऐसी क्यों बनी हुई है? रिंग तो ऐसी थोड़ी, रिंग तो हम ऐसी बनाते हैं ना। ऐसी क्यों बनाई? हाँ, ये 3D व्यू है, 3D है ना, ऐसे रखी हुई है ये, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है? सेंटर। और ये लाइन फिर क्या कहलाएगी? एक्सिस, ठीक है जी। ये इसका क्या हुआ? ये इसका सेंटर। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस को क्या लिखा हमने? x, ठीक है ना। रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। टोटल चार्ज को Q कह देंगे हम, है ना, टोटल चार्ज, है ना, कोई डेंसिटी नहीं ले रहे हैं यहाँ पे ना, नोट कर लो इसको। ठीक है क्या? कोई समझ में, मेरे से पूछ लो, समझ में आ गया? ठीक है, छोटी मोटी बातें अपने लेवल पर निपटा लेते हो, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बट हमेशा इसमें रिस्क पता है क्या होता है? कोई बात आपको समझ में नहीं आई, आपने इनसे पूछा, समझ में इन्हें भी नहीं आई थी, बट इन्होंने समहाउ आपको समझा दिया, है ना, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। आप कन्विंस भी हो गए कि इन्होंने समझाया सही था, है ना, तो वो फिर क्या होता है, एग्ज़ाम में जाके पता लगता है कि अच्छा दोनों फेल हो गए। उससे दोस्ती तो बढ़ती है ना, लेकिन मार्क्स कम आते हैं, है ना। देखो, साथ पास होने वाले कभी याद नहीं रहते, जिनके साथ आप फेल हुए हो ना, दोस्ती फिर वही है ना। ये सबने ड्रॉ कर लिया क्या? देखो अब समझना, देखो कि हो क्या रहा है। यहाँ एक छोटे छोटे से एलिमेंट कंसिडर करो आप। ये छोटा सा चार्ज एलिमेंट इस पॉइंट पे ऐसे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा क्या? ये वाला ऐसे कर रहा होगा क्या? और ऐसे कितने हैं? और इनफाइनाइट। अब अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ी देर के लिए अपनी 3D इमेजिनेशन को जागृत करें, है 3D इमेजिनेशन? अच्छा जी, देखो ये रिंग दिखाई दे रही है सबको? हाँ दिख रही है ना। ये उसका सेंटर दिख रहा है, ये उसका एक्सिस दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये टॉप दिख रहा है, यहाँ से आती हुई लाइन दिख रही है, ये बॉटम दिख रहा है, जाती हुई लाइन दिख रही है। अब इसको तो ऐसे ही होल्ड करके रखना। ये जो टॉप पे लिया था इसके थोड़ा साइड वाला, और ये बॉटम पे लिया था इसके साइड वाले 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से फिर ऐसे लाइन जाएगी, तो ऐसी सारी लाइन इकट्ठा करता रहूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा एक कोन बन जाएगा क्या, जिन पे ये सारी लाइन ऐसे जमी हुई होंगी कोन की सरफेस पे। क्या बात है। हाँ, ये अगर ये इमेजिनेशन तो फिर तो बढ़िया, जिंदगी अच्छी है। तो इन सारे कंपोनेंट्स का क्या ऐड हो जाएगा? अरे बताओ यार, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा? वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे। सही है ना, सही है ना, बात समझ रहे हो क्या? अबे यार, तो ये हमारा ई वेक्टर है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर पॉइंट करेगी? अलोंग द एक्सिस, अवे अगर पॉजिटिवली चार्ज देंगे, टुवर्ड्स द सेंटर अगर नेगेटिवली चार्ज देंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, सही है। फिर इस ई की वैल्यू लिख लेते हैं। वो तो के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, बस याद करना है इसको ना, ठीक है। उसमें भी ऊपर x आता है, ये कैसे याद रहेगा, अगर आप p को सेंटर पे ले आओ, x 0 कर दो, तो 0 सेंटर पे फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। वो तो तभी आएगी ना व्हेन x ऊपर में है, नीचे 0 रखने से तो कुछ नहीं होगा ना, तो ऊपर x होना जरूरी है, ये बात ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन याद कर लो एक बार, फिर इसमें एक दो फैक्ट ऐड कर लेते हैं, फिर ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है क्या। और फिर ये सोचना कि ये सारा डिस्कशन जब जेई की क्लास में होता है ना, 2 क्लास सिर्फ इसी में लगती हैं, क्योंकि साथ में क्या हो रहा होता है, डेरिवेशंस हो रहे होते हैं, ये बात ठीक है ना, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा, जेन्युइनली नहीं डर रहे हो ना, थोड़ा बहुत ठीक है, उतना तो ठीक है, उतना तो फिर ऐसा हो जाए ना फिजिक्स से बिल्कुल ही डर खत्म हो जाए, फिर तो फिजिक्स की भी बेइज्जती है। थोड़ा बहुत ठीक है ना, थोड़ा बहुत ठीक है, जेन्युइन इतना है कि फिजिक्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उतना ठीक है, बाकी अननेसेसरी कोई डर नहीं होना चाहिए, आराम से सीख जाएंगे मेथड क्या है ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी। तो ई एट x इक्वल टू √3r, ये सॉल्व करके जल्दी से बता दो तो मुझे पता लग जाएगा फॉर्मूला लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। x की किस वैल्यू पे e बताना है, √3r पे, शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी। जल्दी से, फॉर्मूला है अपने पास, है ना, उसमें बस वैल्यू पुट करनी है। कोई भी किसी का आंसर आया हो, आ गया, कितना था, 2 था ना, 8r², ये चाहो तो कंबाइन कर सकते हो बाद में आपने, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है यार, देखो तो कैसे है, 1/4πε0 है ना, q इंटू √3r अपॉन r² प्लस 3r² टू द पावर 3/2, यही लिखेंगे ना यार। अब बेटा बताओ, r² प्लस 3r² 4r² होता है, उसमें से भी 4 का पावर 3/2 8 होता है, पहले रूट ले लो तो 2 बन गया, फिर क्यूब कर लो तो 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 8 वहां से आया। r² का पावर 3/2 r³ होता है, ऐसे ब्लैंक करोगे कर लो यार, ऐसे मैथ्स की हत्या मत करो, है ना, ऐसे मत कहो कि हमने तो ये सोच के थोड़ी मैथ्स छोड़ी थी कि एक दिन आएगा जब ये करवाया जा रहा होगा हमसे, ये करना ही पड़ेगा यार, तो क्या मैथ्स है, यही तो कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा r³, ऊपर एक r से कैंसिल हो गया, r² रह जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो एक काम तो ये करना है ना, कि अगर हमें ऐसी वैल्यूज दे दी जाए तो हम ये कर पाएँ, घर जाके x इक्वल टू r के लिए सॉल्व करके बताना मुझे नेक्स्ट टाइम, है ना। कल है क्या अपनी क्लास, नहीं है, अब सीधे अगले वीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। फिर एक फैक्ट बचा हुआ है हमारे पास, वो लिख लो, E इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/√2, लिखो, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं बस एक बार, है ना। देखो ये जो हमारा e का एक्सप्रेशन है ना, उसमें देखें तो x इक्वल टू 0 पे फील्ड 0 है,
यानी रिंग के सेंटर पे फील्ड जीरो है, आप बहुत दूर चले जाओ यानी x इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट, वहां भी फील्ड जीरो हो जाएगी अपने आप ही कि नहीं, वो इतनी दूर की फील्ड से बाहर निकल आए आप, यानी यहां भी जीरो वहां भी जीरो, बाकी बीच में कहीं और जीरो नहीं है, तो बीच में कहीं फील्ड क्या हुई होगी, मैक्सिमम, पहले बढ़ी होगी फिर कम हो गई होगी वापस, यही हुआ होगा ना। तो अगर हम मैक्सिमम मिनिमम का यूज करते जो हमने नहीं किया तो किस रिजल्ट पे आते कि r/√2 की वैल्यू पे फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को कि r/√2 पे फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर पूरी रिंग ना होके सिर्फ दो इक्वल चार्ज होते, क्या होते, आइडेंटिकल दो चार्ज जिनके बीच का डिस्टेंस d होता, तो उनका भी एक सिमेट्री एक्सिस होता ना, यहां फील्ड जीरो होती ना, इन्फिनिटी पे फील्ड जीरो होती ना, तो फील्ड कहां मैक्सिमम होगी, गैस कर सकते हो क्या, E is maximum at d/2√2, क्यों, ये d तो डायमीटर का काम करेगा ना, इमेजिन करो ऐसे सारे चार्ज एक सर्कल पे जमा दें, हर किसी के सामने एक डायमीटरली ऑपोजिट चार्ज है, तो d एक्ट्स एज नॉट रेडियस, क्या, डायमीटर, तो r/√2 की जगह d/2√2 लिखना पड़ेगा ना, ये याद रख लोगे। क्या सिखाया मैंने आपको कि अगर दो आइडेंटिकल चार्ज हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d, तो उनके सिमेट्री एक्सिस पे सेंटर से कितना दूर जाएं तो फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, d/2√2, ये फैक्ट याद रखोगे, रख लोगे, ठीक है। जितना भी हमने आज पढ़ा क्या करोगे, उसको घर जाके भूलने की कोशिश करेंगे, नहीं, है ना, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके अपने आप को अच्छे से, मतलब कि रट जाए ऐसा याद करा देंगे, जहां जहां हमने न्यूमेरिकल किया उनको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कंफर्टेबली आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है ना, डाउट्स होंगे तो फिर पूछेंगे, है ना। हमारी फेवरेट स्लाइड है ना,